हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि इस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट सीरीज में मैं कुछ और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। तो आज के इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे जो फाइनली 11 दिन के संघर्ष के बाद हुआ है, युद्ध विराम। ठीक है। दोनों ही पार्टीज ने, हमास ने भी और सीरिया ने भी ये कहा है कि अब वो संघर्ष नहीं करेंगे, अब वो एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। तो ये हुआ एक तरह का विराम। किंतु सवाल फिर वहीं आ गया कि ये विराम क्या है और ये विराम कब तक रहेगा। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो संघर्ष है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए? क्या इस तरह का कोई समझौता, कुछ इस तरह की बातें या इस तरह का एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता जिससे दोनों ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रह सके? या कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जाए कि किसी भी तरह से संकट ना हो, ना इजराइल को दिक्कत हो ना फिलिस्तीन को दिक्कत हो। क्यों? क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, जैसा कि हमने देखा पिछले 70 सालों में, निरंतर यह संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और इस संघर्ष ने पश्चिम एशिया को एक युद्ध की स्थिति में हमेशा रखा हुआ है। इस इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में साथ में अन्य संघर्ष भी हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पश्चिम एशिया में सिर्फ और सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष है, किंतु इजराइल और फिलिस्तीन का एक ऐसा संघर्ष है जो तब तक बरकरार रहेगा जब तक एक निश्चित समझौता दोनों के मध्य ना हो जाए, या मैं ये कहूँ कि जब तक इन दोनों देशों के मध्य ये निश्चित ना हो जाए कि इजराइल रहेगा या नहीं, फिलिस्तीन रहेगा या नहीं। क्योंकि जैसा हमने कहा था कि हमास की जो आइडियोलॉजी है वो यही है कि इजराइल को नेस्तनाबूद करना है, इजराइल को समाप्त करना है, सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन रहेगा। और इजराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन नामक देश रहे। ठीक है। तो उसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या किया जाए या क्या होना चाहिए कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो जैसा मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ या किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपसे एक बात कहता हूँ कि किसी भी चीज़ का भविष्य निर्धारित करने के लिए हमें उसके भूत में जाना होगा कि अभी तक शांति बहाल करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए, हमें वो देखना होगा। उसके बाद ही हम ये देख सकते हैं या सोच सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। ठीक है। तो उसी के लिए आज हम शुरू करेंगे इजराइल पैलेस्टाइन पीस प्रोसेसेस को लेकर, शांति प्रक्रियाओं में क्या क्या किया गया इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने के लिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि इजराइल को बसाया गया अरब क्षेत्र में, फिलिस्तीन में आकर। किंतु ये इजराइल और अरब का जो संघर्ष है ये इससे पहले से चला आ रहा है, जब यहूदियों के लिए, जीव्स के लिए एक निश्चित भूभाग नहीं था और वे जेरूशलम जाना चाह रहे थे, जेरूशलम में बसना चाह रहे थे। और तब से यह इजराइल और अरब लोगों का, यहूदी और अरब लोगों का संघर्ष चला रहा है। न सिर्फ 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये संघर्ष था, दिस स्ट्रगल डेटेड वे बैक फ्रॉम 14-15 सेंचुरी। 14 और 15वीं शताब्दी में भी यह संघर्ष मौजूद था। तो संघर्ष बहुत पुराना है। और 20वीं शताब्दी में जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य का अंत हुआ, उस समय मैंने कहा था कि अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग महाशक्तियों ने अपने कब्जे में या संरक्षित राज्य में रख लिया था। ठीक है। और उसी समय ब्रिटेन के एक भाई साहब थे, बाल्फोर। उन्होंने ये कहा कि जीव्स को फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में बसाया जाएगा। तो वो जो संघर्ष था यहूदी और अरब लोगों के बीच, उसकी शुरुआत, उसको शांति स्थापित करने की शुरुआत 1917 में बाल्फोर साहब ने कर दी थी, इस बात को लेकर कि वहां पर बसाया जाएगा और उनके संरक्षण के लिए कार्य किया जाए। बट उन्हें नहीं पता था कि यह संघर्ष बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद एक फैजल विजमन एग्रीमेंट भी हुआ था 1930s में, और भी बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं 1947 से पहले। इस पे हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय तक इजराइल बना ही नहीं है। तो ये जो संघर्ष है या ये जो शांति की प्रस्ताव है, ये जीव्स और यहूदियों के बीच है, सॉरी, जीव्स और अरब्स के बीच में है। ठीक है।
तो वहां हम बात नहीं करेंगे। हाँ, 1947 में जो पार्टीशन प्लान बना है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी की थी, कि फिलिस्तीन के क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया जाएगा, इजराइल, फिलिस्तीन, और जेरूशलम को क्या किया जाएगा, एक अंतरराष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया जाएगा, जिस पर नियंत्रण किसका होगा, संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, मतलब संयुक्त राष्ट्र जेरूशलम को देखरेख करेगा, उसकी निगरानी करेगा, उसका प्रशासन करेगा, ना तुम्हारा, ये होगा यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, और इजराइल, ये नक्शे में सफेद कलर से जो आपको दिख रहा है वो इजराइल होगा, और जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये फिलिस्तीन होगा। ये था संयुक्त राष्ट्र का सॉल्यूशन, और इसी हिसाब से पार्टीशन किया गया। किंतु उसके बाद क्या हुआ, 1948 में अरब इजराइल वॉर हुआ, वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ। फिर 1967 में वॉर हुआ, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद एक यौम किपुर वॉर हुआ इजराइल और इजिप्ट के बीच। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। किंतु परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे इजराइल का कब्जा बढ़ते गया और फिलिस्तीन सिकुड़ता गया। ठीक है, किंतु कहीं भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ संघर्ष हो रहा था, किसी तरह की शांति बहाली की कोशिश नहीं की जा रही है। कई बार कोशिश की गई और कई लोगों द्वारा कोशिश की गई, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, रूस भी शामिल है और अरब विश्व भी शामिल है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं कि सबसे पहला समझौता जो हुआ था वो था 1949 में आर्मिस्टाइस एग्रीमेंट हुआ था। ये एक तरह का युद्ध विराम समझौता था कि भाई अब हम जो लड़ रहे हैं, इजराइल और लेबनान लड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इजराइल सीरिया लड़ रहा है यहाँ पर, इजराइल जॉर्डन लड़ रहा है यहाँ पर, इजराइल इजिप्ट इधर लड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम नहीं लड़ेंगे, जो जहां है वहां रहेंगे, और दोनों के बीच में एक लाइन डिसाइड हो जाएगी, और उस लाइन को क्या कहा गया, ग्रीन लाइन। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ ये लिखा इजराइल और जॉर्डन के बीच जो लाइन होगी उसे ग्रीन लाइन कहा जाएगा, किंतु ऐसा नहीं था। बाद में ये ग्रीन लाइन सभी के लिए बढ़ा दी गई। ठीक है, बना दी गई। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो सीमा है, LOC जिसे हम कहते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, वो सिर्फ एक युद्ध विराम की सीमा है। 1948 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो वो एक युद्ध विराम जब घोषित हुआ था, तो वो उस समय की वो नियंत्रण रेखा है। ठीक है, तो उसी तरीके से 1949 में जब इजराइल और बाकी अरब देशों के बीच संघर्ष विराम की स्थिति निर्मित हुई, तो एक ग्रीन लाइन बना दी गई कि जो जहां है वहीं रहे, और अब हम संघर्ष नहीं करेंगे, और वो जो लाइन होगी दोनों के बीच में, वो लाइन कहलाएगी ग्रीन लाइन। ठीक है, इसके बाद जब 1967 में वॉर हुआ, 6 दिन का युद्ध जो हुआ, उसके बाद इजराइल का एग्रेसिव रूप जो हमारे सामने आया, ठीक है, उसके बाद उस 6 दिन के युद्ध के बाद भी कोशिश ये की गई कि किसी तरीके से शांति स्थापित की जाए, और इसके लिए इजराइल के उस समय के जो उप प्रधानमंत्री थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर यीगल एलोन, इन्होंने एक प्लान दिया था कि क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, वो प्लान कुछ इस तरह का है कि पश्चिमी बैंक जो है, वेस्ट बैंक क्षेत्र जो है, जो आपको यहाँ मैप में दिख रहा होगा, इस पश्चिमी बैंक क्षेत्र में जितना क्षेत्र इजराइल ने कब्जा कर लिया है, ये जो लाइट ब्लू वाला एरिया है, ये 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 सभी क्षेत्र को इजराइल के अंडर में दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, और जितना भी क्षेत्र या जितने भी शहर ऐसे हैं जिसमें अरब लोगों की जनसंख्या अधिक है, बहुतायत में है, मेजॉरिटी में है, उसे हम फिलिस्तीन बना देते हैं, और वह फिलिस्तीन अरब विश्व को दे देते हैं। ठीक है, तो आप भी रहो, हम भी रहे, तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है, दिस रीजन, ये कहा गया कि ये फिलिस्तीन हो जाएगा, जिसमें हेब्रोन, रामल्ला, नाब्लस, जेनिन, ये सारे क्षेत्र आएंगे, इंक्लूडिंग दिस जेरिको। ये नाम याद रखेगा, कई बार यूपीएससी पूछ लेता है जेरिको वैली कहाँ पर है। ठीक है, जैसे गोलन हाइट्स के बारे में पूछा है यूपीएससी ने सवाल, उसी तरीके से जेरिको वैली कहाँ है, तो ये यहाँ पर। आप याद रखें इस चीज को, प्रीलिम्स के लिए आपके लिए एक फैक्ट। ठीक है,
सो इस जेरिको वैली को भी दे दिया गया, किसे? अरब विश्व को। और न सिर्फ इतना, ये एक कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर दी गई जिससे फिलिस्तीन के लोग अरब विश्व से जुड़े हुए रहेंगे। अब यहाँ और यहाँ कैसे जुड़ेंगे? तो इसके लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये भी एक कॉरिडोर की बात की गई मिस्टर एलन द्वारा, ठीक है, कि हम एक ऐसा कॉरिडोर बना देते हैं इसके और इसके बीच, और दूसरा एक कॉरिडोर यहाँ बना देते हैं। इन दोनों को भी तो कनेक्शन चाहिए ना भाई, ठीक है। तो ये प्लान था एलोन भाई साहब का, ठीक है। शुरू में क्या हुआ, आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि शुरू में तो एलोन भाई साहब ये चाहते थे कि ये जो प्लान है ये इजराइल और पैलेस्टाइन वाला प्लान हो, ठीक है। ये पहले इस क्षेत्र को पैलेस्टीन कहना चाह रहे थे, ठीक है। बट जैसे ही उन्हें समझ में आया कि अगर इसे पैलेस्टीन बना दिया जाए तो ये भविष्य के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है, तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये प्लान पैलेस्टीन के लिए नहीं है, दिस प्लान इज बिटवीन इजराइल एंड अरब, ठीक है। सो शिफ्ट कर दिया कि फिलिस्तीन नामक चीज हमें नहीं रखनी। सो ये था एलोन प्लान, समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद उसी साल अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे विलियम पी रॉजर्स, इन्होंने भी अपना एक प्लान दिया जिसमें 10 पॉइंट थे। उसकी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि एक गुनार जारिंग नाम के जो डिप्लोमेट थे, दिस पर्टिकुलर पर्सन, एक बहुत ही फेमस उस समय के ये दूत थे, डिप्लोमेट थे, इनकी देख रेख में नेगोशिएशन किए जाए, बातचीत की जाए कि क्या किया जाएगा इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर, कि भाई युद्ध ना किया जाए, आपस में बातचीत कर लो, देख लो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और ये डिसाइड कर लेंगे। क्योंकि ये बहुत ही समझदार व्यक्ति है, ये इजराइल के नहीं है, तुर्की के दूत थे, ठीक है। तो ये किया जाए। उसके बाद इजिप्ट की जितनी भी क्षेत्र इजराइल ने ले रखे, कब्जे में ले रखे, इंक्लूडिंग दैट सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, उसे इजराइल लौटा दे, ठीक है। और इजराइल और इजिप्ट ये डिक्लेयर करे कि वो आपस में शांति बनाए रखेंगे और डीमिलिटराइज किया जाएगा पूरे गाजा एरिया को, ठीक है। तो ये रॉजर्स प्लान था, किंतु इजराइल इसे मानेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह की बातें हुई 1967 के 6 डे वॉर के बाद, किंतु नतीजा कुछ नहीं। इसके बाद 1973 में जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस की गई इजराइल पैलेस्टाइन मुद्दे को लेकर, नतीजा नहीं निकला। हाँ, इसने कुछ ऐसे सिद्धांत रख दिए गए कि जिससे इजराइल और अरब दुनिया के बीच जो संघर्ष है उसे किस तरीके से निपटाया जाना चाहिए। उसके पीछे सबसे पीछे एक कारण बताऊं, या फिर जो एक सबसे प्रमुख सिद्धांत ये था कि इस इजराइल और अरब वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट को इजराइल और अरब वर्ल्ड का ना मानकर इजराइल और इंडिविजुअल नेशन का माना, जैसे इजराइल लेबनान का माना जाए, इजराइल जॉर्डन का माना जाए, इजराइल इजिप्ट का माना जाए, ठीक है। तो क्या होगा, शांति स्थापित करना थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। तो वो बातें सारी हुई जिनेवा में, रिजल्ट कुछ नहीं था, डिक्लेरेशन कुछ नहीं था, बट ये एक कह सकते हैं कि सहमति बन गई कि ठीक है भाई, सबको साथ में रख के समझौता करना मुश्किल है थोड़ा, तो एक काम करते हैं, अलग अलग बातें कर लेंगे और जिससे जिससे कोई एग्रीमेंट बन जाए तो वो सॉल्व कर लेंगे। और उसी के बेसिस पे 1978 में कैंप डेविड में एक समझौता साइन हुआ यूएस, इजराइल और इजिप्ट के बीच, जिसमें नेगोशिएटर था, या ये कह लूँ मीडिएटर था यूएस, ठीक है। इसने मीडिएशन किया, मध्यस्थता की, और परिणाम ये हुआ कि इजराइल को एक राष्ट्र मान लिया इजिप्ट ने मान लिया कि इजराइल जैसा कोई देश रहेगा, है, ठीक है। और इसके बदले में इजराइल ने इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया, ठीक है। तो यही वो कैंप डेविड समझौता है जिसके बाद सिनाई प्रायद्वीप जो है वो इजराइल ने इजिप्ट को लौटा दिया, ठीक है। सो अब बातचीत जो हो रही थी वो इंडिविजुअल नेशन के बेसिस पे हो रही थी कि इजराइल इजिप्ट की होगी, इजराइल सीरिया की होगी, इजराइल जॉर्डन की होगी, इजराइल लेबनान की होगी, ठीक है।
तो वो बात निकल के आई थी जेनेवा कॉन्फ्रेंस से, और उसके बाद कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था 1978 में। इसके बाद जो अगला समझौता हुआ था या अगली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1991 में मैड्रिड में हुई थी, ठीक है। और इसे को स्पॉन्सर किया था यूएस और रशिया ने, ठीक है। इसमें सभी देश शामिल थे, इजराइल, फिलिस्तीन, विश्व, जिसमें लेबनान, जॉर्डन, सीरिया शामिल थे। इजराइल के साथ इजिप्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इजिप्ट के साथ कैंप डेविड हो चुका है, ठीक है। समझिए इस चीज को। तो अब इजिप्ट उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरी चीज, जब इजिप्ट अलग थलग पड़ गया, इजिप्ट ने अपने से इजराइल के साथ समझौता कर लिया, तो अरब वर्ल्ड को लगा कि इजिप्ट अब नहीं सुनेगा, तो उसे अरब वर्ल्ड ने अपने से अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसी बीच एक और बात हुई थी कि अनवर सादत जो इजराइल के अनवर सादत जो उस समय इजिप्ट के राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या कर दी गई थी और होस्नी मुबारक वहां के राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। तो थोड़ा सा सत्ता परिवर्तन भी था। जो इजिप्ट ने अपना सिनाई पेनिनसुला वापस लिया, जिस तरह की जल्दबाजी दिखाई थी अनवर सादत ने, ठीक है, कि किसी भी तरीके से उसे वो सिनाई पेनिनसुला चाहिए, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई दूरदर्शिता नहीं थी अनवर सादत में। परिणाम ये हुआ कि इजिप्ट अरब विश्व से अलग थलग पड़ गया और मैड्रिड में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे वो शामिल भी नहीं, ठीक है। बट फिर मैं वही कहूंगा कि मैड्रिड में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकल के आया। हाँ, बट ये है कि सॉल्व करना है, वो बातें होने लगी, एक पॉजिटिव अप्रोच क्रिएट हो गई कि चलो ठीक है, सब मिलके इसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। और ये लास्ट वो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें रशिया लीड कर रहा था एज सोवियत यूनियन, ठीक है। बेशक यहाँ पे रशिया लिखा है क्योंकि रशिया लीड कर रहा था, किंतु ये सोवियत यूनियन की तरफ से लास्ट कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल पीस के लिए, ठीक है। इसके बाद रशिया ने खुद को इस इजराइल फिलिस्तीन वाली जो प्रॉब्लम है उसमें से सीधे सीधे रूप से खुद को हटा लिया। वो इन्वॉल्व हुआ बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये बातें हुई। इसके बाद 1993 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते पे हस्ताक्षर हुए जिसे हम कहते हैं ओस्लो अकॉर्ड, ठीक है। इसकी मध्यस्थता की थी नॉर्वे ने, ठीक है, इसीलिए ओस्लो अकॉर्ड है। बट याद रखना, ये साइन कहाँ हुआ? ये साइन हुआ वॉशिंगटन डीसी में, हस्ताक्षर हुए अमेरिका में, बट नाम है ओस्लो अकॉर्ड। और किस किस के बीच साइन हुआ? इजराइल और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच, ठीक है, 1993 में। अब इस अकॉर्ड में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। वो ये थी कि फिलिस्तीन के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी, एक विधायी परिषद बनाई जाएगी। कितने महीने के अंदर अंदर? 9 महीने के अंदर अंदर, जो फिलिस्तीन के लिए सभी कार्य करेगी, विधि निर्माण का, कानून को बनाने का, ठीक है, और उन्हें किस तरीके से लागू करना है। तो एक कदम आगे। अभी तक फिलिस्तीन को जो रूल कर रहा था, गवर्न कर रहा था, वो था पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, सिर्फ एक कार्यकारी थी। अब क्या कहा गया ओस्लो अकॉर्ड में कि कार्यकारी के साथ साथ एक विधायी भी बनाएंगे, इलेक्शंस वगैरह भी सारी चीजें करवाई जाएंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हमास भी अब चुनाव में उतर गया और गाजा में पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो है हमास का। तो ये सारी बातें ओस्लो अकॉर्ड के बाद ही हुई, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा कि इजराइल गाजा, जेरिको और वेस्ट बैंक से, ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहां से इजराइल अपनी सेना हटा लेगा। मतलब जितना भी क्षेत्र कब्जा में लिया हुआ है उसे हटा लिया जाएगा, ठीक है। फिर 5 साल के लिए फिलिस्तीन में एक सरकार बनाई जाएगी और उसे एक लिमिटेड सेंस में ऑटोनॉमी दी जाएगी कि आप चलिए, हम आपको ऑटोनॉमी देते हैं, आपको एक क्षेत्र मिल गया। कौन कौन सा? गाजा मिल गया, जेरिको मिल गया, वेस्ट बैंक मिल गया। आप इस रीजन को गवर्न कीजिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल आपके लिए है, और साथ ही साथ आप अपने लिए पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स भी बना लें, ठीक है, पैलेस्टीनियन पुलिस फोर्स भी बना लें। परिणाम ये हुआ, ठीक है, कि इजराइल ने इसे माना ही नहीं। क्यों नहीं माना भाई? इजराइल क्यों चाहेगा कि वो वेस्ट बैंक से हट जाए, ठीक है।
और क्यों चाहेगा कि पैलेस्टीन में एक पुलिस फोर्स बन जाए, तो ये तो उसके सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, ऐसा इजराइल के दृष्टिकोण से कहा जाए तो। ठीक है, तो इजराइल ने मानना नहीं इसे। दूसरी बात, फिलिस्तीन भी इसे नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि जेरूशलम पे कब्जा है इजराइल का। इस अकॉर्ड में जेरूशलम को लेकर कोई बात ही नहीं कही। ठीक है, कि जेरूशलम में क्या किया जाएगा, तो पैलेस्टाइन नहीं मानेगा। दूसरी चीज, जो गाजा, जेरिको और वेस्ट बैंक तो ठीक है, बट उसके अलावा जो क्षेत्र इजराइल ने कब्जा किया था उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। ठीक है, तो परिणाम ये हुआ कि ओस्लो अकॉर्ड भी नहीं सफल हो पाया। हाँ, इसने कुछ ऐसी बातें कर दी कि क्या क्या किया जा सकता है। इसके बाद ओस्लो 2 भी साइन हुआ था 1995 में, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, बट आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ओस्लो 1 और ओस्लो 2 दोनों ही इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, अगर यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में ये सवाल पूछता है तो। ठीक है, इसके बाद 2000 में कैंप डेविड एग्रीमेंट होने की कोशिश की गई थी, बनाए जाने की कोशिश की जा रही थी, बट फेल हुआ, कुछ नहीं। ठीक है, परिणाम ये हुआ कि फिर से एक संघर्ष वाला दौर शुरू हो गया। जब कैंप डेविड फेल हुआ कि कुछ नहीं होगा अभी फिर, तो फिर संघर्ष शुरू हो गया दोनों के बीच, फिर से संघर्ष। और ये संघर्ष लगभग 4-5 साल चला, 2004-5 तक। उसके बाद अपने आप थक गए, लड़ना कम कर दिया। ठीक है, पिछले साल उस समय के यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वेस्ट एशिया पीस प्लान दिया था, और इस वेस्ट एशिया पीस प्लान को उन्होंने क्या कहा, मिलेनियम डील, ऐसी डील जो साल में, सदियों में एक बार आती। ठीक है, और ये सदियों में मैंने बनाई। कुल मिला के कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का जो टारगेट था उनके पूरे 4 साल के कार्यकाल में, वो ये था कि किसी तरीके से उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। ठीक है, तो वो जो भी करना चाह रहे थे वो उस पीस प्राइज को, नोबेल को ध्यान में रख के करना चाह रहे हैं कि आई विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हु गॉट नोबेल पीस प्राइज। हालांकि कुछ हुआ नहीं। तो इस पीस प्लान में जो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का था, उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो जेरूशलम होगा उसे डिवाइड नहीं किया जाएगा, अनडिवाइडेड। और ये किसकी कैपिटल होगी? इजराइल की कैपिटल होगी। मतलब पूरा का पूरा जेरूशलम उठा के दे दिया इजराइल को। दूसरी चीज, गाजा स्ट्रिप जो वेस्टर्न पार्ट है उसे बढ़ा दिया जाएगा, और बदले में जो वेस्ट बैंक में इजराइल के जितने भी सेटलमेंट है वो इजराइल को दे दिए जाए। ठीक है, मतलब वेस्ट बैंक इस हाथ दे उस हाथ ले। वेस्ट बैंक में इजराइल ने जितना कब्जा कर रखा वो इजराइल का हो गया, और वेस्ट गाजा में फिलिस्तीन का एरिया थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। ये बातें कही। फिर कहा कि यूएस जो है 50 बिलियन यूएस डॉलर की मदद करेगा पैलेस्टाइन को अगले 10 वर्षों में। किस चीज के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, और जो पैलेस्टीनियन शरणार्थी है, फिलिस्तीन के जो शरणार्थी है, उन्हें इजराइल में जाकर बसने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये बातें कही हमारे डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने। ठीक है, परिणाम ये हुआ कि जैसे आपको भी यही लग रहा होगा कि ये तो पूरी पूरी एक तरफा इजराइल के समर्थन में है। ठीक है, और इसीलिए फिलिस्तीन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और बोले ये तो एक षड्यंत्र है हमारे खिलाफ। ठीक है, और ये भी नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कहा है, एक तरफा कहा है, तो फिलिस्तीन मानेगा नहीं। न सिर्फ फिलिस्तीन नहीं मानेगा, दूसरे अरब विश्व भी नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये थे अभी तक के जितने भी पीस इनिशिएटिव्स लिए गए थे दोनों देशों को के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए वो। ठीक है, अब आप लोग इस बात को सोचिए कि क्या किया जा सकता है, क्या सही निर्णय होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के संघर्ष को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए। और जो भी आपके सुझाव है, जो भी आपके आइडियाज है, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप फ्यूचर कलेक्टर बनने वाले हैं, आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, आप फ्यूचर डिप्लोमेट बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप उस नजरिए से सोचे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी को उसी तरह के कैंडिडेट की जरूरत होती है जो एग्जाम में अपीयर करने से पहले वो माइंडसेट अपने अंदर ले आए। ठीक है, तो
पिछले वीडियो में मैंने 1-2 प्लान बताए थे आपको, इस वीडियो में आपको बहुत सारे प्लान बताए हैं। आप सोचिए, विचार कीजिए और फिर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा मैं उसे वीडियो में शामिल करूंगा और साथ ही साथ हम उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और क्या किया जा सकता है इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सो आप हमें ज़रूर बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।